नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ड्रीम IAS न्यू विजन। मैं विवान द्विवेदी। चलिए आज फिर से एक नई राह, एक नए सपने की ओर चलते हैं। जैसे हमारे YouTube चैनल का नाम है ड्रीम IAS, चलिए हम अपने ड्रीम IAS के लिए आज फिर से एक कदम आगे बढ़ाते हुए आज हमारा टॉपिक है पृथ्वी का वायुमंडल। पृथ्वी का वायुमंडल, इस टॉपिक से हर एग्जाम में, चाहे वो पुलिस का हो, SSC का हो और या फिर UPSC का, हर एग्जाम में क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा और निजी जीवन में भी इसका हम लोग अनुभव कर सकते हैं। तो चलिए, वायुमंडल क्या है? जो हम लोग सांस ले रहे हैं, जो हवा हम लोग अंदर ले रहे हैं, वायु, इसी को हम लोग वायुमंडल कहते हैं। बस इसको हम लोग समझ नहीं पाते कि ये है क्या, ये किससे मिलकर बनी होती है। ये विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण होता है। ये वायु जो होती है, ये विभिन्न प्रकार की गैसें होती हैं। कौन कौन सी गैसें होती हैं? जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वापस छोड़ते हैं, तो ये वायुमंडल में भी ये गैसें पाई जाती हैं। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन बहुत अधिक मात्रा में हमारे इस क्षोभ मंडल में पाई जाती हैं। अब क्षोभ मंडल क्या है? क्षोभ मंडल हमारे वायुमंडल का ही एक भाग है जिसमें हम लोग रहते हैं। वायुमंडल क्या है? हमारे जो पृथ्वी के अंदर से विभिन्न प्रकार की गैसें निकल रही हैं और वो गैसें हमारे वायुमंडल में फैल जाती हैं और इन गैसों का एक आवरण पाया जाता है। हमारी पृथ्वी, जैसे ये पृथ्वी है, इसके ऊपर इतने भाग तक गैसों का एक आवरण है चारों तरफ से। इसी आवरण को हम लोग वायुमंडल कहते हैं। गैसों के आवरण को हम लोग क्या बोलते हैं? वायुमंडल बोलते हैं। वायुमंडल क्या है? वायुमंडल कितने भागों में विभाजित है? अब इसको हम लोग आसान भाषा में, चूंकि वायुमंडल का आकार बहुत बड़ा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको विभिन्न भागों में विभाजित कर लें ताकि हम लोगों को समझने में आसानी होगी। तो वायुमंडल दो भागों में विभाजित होता है, सममंडल और विषममंडल। सममंडल के 3 पार्ट होते हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल। इसके बाद आता है विषम मंडल। विषम मंडल के 2 भाग होते हैं, तापमंडल और आयन मंडल। तापमंडल और आयन मंडल। तापमंडल का ही एक भाग होता है आयन मंडल, और इसके बाद आयन मंडल के बाद क्या आ जाता है? अंतरिक्ष आ जाता है, यानी बाह्य जो अंतरिक्ष होता है वो आ जाता है। चलिए, तो हम लोग इसको एक ग्राफ के जरिए समझते हैं। पृथ्वी का ये वायुमंडल, पृथ्वी का वायुमंडल 2 भागों में विभाजित होता है। ये हो गया सममंडल और ये हो गया विषम मंडल। ठीक है, ये हो गया सममंडल, ये हो गया, बहुत आसान भाषा में समझना, धीरे धीरे से। इसके बाद आता है सममंडल के 3 पार्ट। हमने कौन कौन से बताए थे? पहला पार्ट है क्षोभ मंडल, दूसरा पार्ट है समताप मंडल, और इसके बाद तीसरा पार्ट है, कौन सा पार्ट है? मध्य मंडल। अब देखिए, पृथ्वी का वायुमंडल 2 भागों में विभाजित, सममंडल और विषम मंडल। सममंडल 3 भागों में विभाजित, क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल। इसके बाद विषम मंडल 2 भागों में विभाजित है। कौन कौन से मंडल है? ताप मंडल और आयन मंडल। ताप मंडल और आयन मंडल, बहुत ध्यान से समझना, इसको पहले आप लोग ध्यान से समझो। पृथ्वी का वायुमंडल, सममंडल, विषम मंडल। सममंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, और विषम मंडल 2 भागों में, ताप मंडल और आयन मंडल। अब हम लोग एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं क्षोभ मंडल को, जो हमारे पृथ्वी के सबसे निचला भाग है। वायुमंडल, पृथ्वी का नहीं, वायुमंडल का सबसे निचला भाग, ये क्या है? क्षोभ मंडल। इसकी ऊंचाई कितनी है? पृथ्वी की समुद्र तल से लेकर 19 किलोमीटर तक, समुद्र तल से लेकर 19 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल पाया जाता है। इसी मंडल में जो बादल होते हैं, हवाएं होती हैं, धूल के कण, मिट्टी, ये वायु में जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों को जो देखने को मिलती हैं, ये इसी मंडल में देखने को मिलती हैं। कहाँ पर मिलती हैं? क्षोभ मंडल में। ठीक है ना, क्षोभ मंडल में देखने को मिलती है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है? 19 किलोमीटर। ये 19 किलोमीटर, ध्यान देना, 19 किलोमीटर विषुवत रेखा पर ऊंचाई है। 19 किलोमीटर विषुवत रेखा पर ऊंचाई है। अगर हम लोग ध्रुवों पर जाएंगे तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 8 किलोमीटर। कितनी है? मात्र 8 किलोमीटर है। और 45 डिग्री के कोण पर अगर जाएंगे तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 13 किलोमीटर। अर्थात ऊपर, सबसे ऊपर 8 किलोमीटर, उसके बाद 45 डिग्री के कोण पर आएंगे तो कितनी हो जाएगी? 13 किलोमीटर। और उसकी और नीचे आएंगे, अर्थात विषुवत रेखा पर आ जाएंगे तो उसकी वायुमंडल की ऊंचाई कितनी, क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 19 किलोमीटर। इसके बाद आता है समताप मंडल। समताप मंडल कितना होता है? 19 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक। कौन सा मंडल पाया जाता है? समताप मंडल पाया जाता है।
इसमें गैसों की सघनता कम पाई जाती है। क्षोभ मंडल में पूरे वायुमंडल में जितनी गैसें, इन सबरे मंडलों में मिलाकर जितनी गैसें पाई जाती हैं, क्षोभ मंडल में अकेले कितनी गैसें पाई जाती हैं? 90% गैसें होती हैं। तो अब आप लोग समझ सकते हैं सबसे ज्यादा अधिक गैसों की सघनता किस मंडल में पाई जाती है? क्षोभ मंडल में। किस मंडल में पाई जाती है? क्षोभ मंडल में पाई जाती है। और सबसे अधिक तापमान भी किस मंडल में पाया जाता है? क्षोभ मंडल में ही पाया जाता है। इसका औसत जो तापमान है वो कितना है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका औसत तापमान कितना है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इसकी निचली सीमा, अब देखिए आप लोग यहां से ऐसे समझ सकते हैं ग्राफ बनाकर। ये देखिए, ये आ गया आपका 20 डिग्री सेंटीग्रेड, इसके बाद आता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसके बाद माइनस का 20 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके बाद माइनस का 40 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके बाद माइनस का 60 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके बाद माइनस का 80 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके बाद माइनस का 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये माइनस का हो गया इधर पे, ये प्लस का हो गया डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद यहां पर आता है, अब देखिए क्षोभ मंडल कहां तक पाया जाता है? 19 किलोमीटर तक। क्षोभ मंडल की सीमा कहां तक है? 19 किलोमीटर तक। तो ये क्या हो गया? ये हो गया क्षोभ मंडल। ठीक है, ये लकीर हो गई क्षोभ मंडल की। तो अब क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा समताप मंडल की निचली सीमा होगी। तो क्षोभ मंडल की जो ऊपरी सीमा है, इसका तापमान कितना है? माइनस के 57 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है? माइनस का 57 डिग्री सेंटीग्रेड। ये ग्राफ आप लोग अपनी कॉपी में बना लेना ताकि आपको याद रहेगा सारा कुछ। जैसे हम बोल रहे हैं आपको सेम वैसे ही लिखना है। तो इसका कितना है? माइनस का 57 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या है? क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा का तापमान। इसके बाद आता है समताप मंडल। समताप मंडल की ऊपरी सीमा का कहां तक है? 50 किलोमीटर तक। कहां तक है? 50 किलोमीटर तक। इसकी ऊपरी सीमा का तापमान कितना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर से 0 पर पहुंच गया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद कौन सा मंडल आएगा? मध्य मंडल। मध्य मंडल की ऊंचाई कितनी है? 80 किलोमीटर तक। 80 किलोमीटर तक इसका तापमान, जो मध्य मंडल है इसकी ऊपरी सीमा का तापमान कितना है? ये माइनस का 90 डिग्री सेंटीग्रेड। माइनस का 90 डिग्री सेंटीग्रेड। माइनस का 90 डिग्री सेंटीग्रेड इसकी ऊपरी सीमा का तापमान है। तो ये आप लोगों ने तापमान का वितरण समझा। किसका किसका? क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल। ताप मंडल, इसके बाद आता है ताप मंडल जो 80 किलोमीटर से 480 किलोमीटर तक पाया जाता है। 80 किलोमीटर से 480 किलोमीटर तक। इसका औसत तापमान कितना है? 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब इसका नाम ही ताप मंडल, इसका तापमान बहुत अधिक होता है, 1200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और ताप मंडल का ही एक भाग आयन मंडल कहलाता है। क्या कहलाता है? आयन मंडल। 480 किलोमीटर के बाद जो मंडल पाया जाता है उसको हम लोग बाह्य अंतरिक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाह्य अंतरिक्ष बोलते हैं। इसमें बाह्य अंतरिक्ष में क्या होता है? हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की अधिक मात्रा पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ पर हीलियम और हाइड्रोजन क्या है? हल्की गैसें हैं। तो हल्की गैस होने के कारण इसमें वायुमंडल में क्या होता है? कोई भी वस्तु जाती है तो क्या होती है? वो तैरती रहती है। अब देखिए, ये तो हम लोगों ने जान लिया कि वायुमंडल जो होता है वो गैसों का मिश्रण होता है। विभिन्न प्रकार की गैसें मिश्रित होकर के वायुमंडल का निर्माण करती हैं और ये गैसें हमारे पृथ्वी से के अंदर से वातावरण में आती हैं। कब से आती हैं? 60 करोड़ वर्ष पहले, पूरी कैम्ब्रियन युग से, जब ज्वालामुखियों का एक साथ विस्फोट हुआ, तब से निरंतर ये गैसें पृथ्वी के अंदर से ज्वालामुखियों के द्वारा और भी गतिविधियों के द्वारा हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती रहती हैं। तो ये गैसें किस किस मात्रा में पाई जाती हैं हमारे वायुमंडल में? अब इसको नोट कर लें कि ये गैसें किस किस मात्रा में हमारे क्षोभ मंडल में पाई जाती हैं। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, इन मंडलों में। तो सबसे पहले बात आती है, सबसे अधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है वो होती है नाइट्रोजन, N2। ये कितनी पाई जाती है? 78.084%। कितनी पाई जाती है? 78.084% पाई जाती है। उसके बाद आती है ऑक्सीजन, O2। ये कितनी पाई जाती है? 20.946%। ये कौन सी गैस है? ऑक्सीजन। अब देखिए 78 और 20 लगभग 99% ये गैसें पाई जाती है। कितनी? लगभग 98%। उसके बाद आती है कौन सी गैस? ऑर्गन। कौन सी गैस है? ऑर्गन। ये 0.964%। ये भी ऐसे ही पाई जाती है, 964 या 934%। इसके बाद आती है कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। CO2 कितनी पाई जाती है? 0.303%। और इसके अलावा भी, अब जैसे ये 0 पॉइंट में है, ऐसे ही और भी गैसें हैं, जैसे हाइड्रोजन,
हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, नियोन, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, नियोन, CO2, कार्बन, आर्गन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये विभिन्न प्रकार की गैसें हैं और इस अनुपात में पाई जाती हैं हमारे वायुमंडल में। और इन्हीं गैसों के मिश्रण से हमारे वायुमंडल का निर्माण होता है। इन्हीं गैसों के मिश्रण से हमारे वायुमंडल का निर्माण होता है। अब आपने देखा कि इन गैसों के मिश्रण से वायुमंडल का निर्माण होता है। इस अनुपात में ताप पाया जाता है, मतलब टेम्परेचर का जो आगे आगे पीछे होना। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पर हमारी जो निचली सतह है जिस पर हम लोग खड़े हैं उसका तापमान कितना है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो हमारे क्षोभमंडल की ऊपरी सतह है इसका तापमान है -57 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब लगभग 60, 20, 80, लगभग 77 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर पाया जाता है किसमें, हमारे क्षोभमंडल के तापमान में। तो इसका मतलब है कि नीचे से ऊपर की तरफ तापमान घट रहा है। तो ये तापमान किस अनुपात में घट रहा है, तो ये तापमान जो होता है इसको नोट कर लें, 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर, 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर या 1000 मीटर की दर से घटता चला जा रहा है। प्रति 1000 मीटर 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घटता चला जा रहा है। इसी कारण जो हमारे पर्वतों की चोटियों पर बर्फ की वर्षा होती है, हिमपात होता है, वो इसी कारण होता है। क्योंकि जैसे देखिए यहाँ पर औसत तापमान हमारा कितना है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जैसे 1 किलोमीटर में हम लोगों ने 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घटाया, तो 3 किलोमीटर पहुँचने में कितना तापमान घट गया, 3 किलोमीटर पहुँचने में कितना तापमान घट गया, 6×18 लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड, अर्थात 0 पर पहुँच गया। तो जब हम लोग 3000 मीटर से ऊपर, 3 किलोमीटर से ऊपर जाते हैं, जैसे हमारे हिमालय पर्वत की सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, उसकी ऊंचाई कितनी है, 8,848 मीटर, 8,848 मीटर। तो 3 किलोमीटर से ही बर्फ पड़नी शुरू हो जाती है और वो तो बहुत ऊंचाई पर पड़ जाती है चोटी। तो इसी कारण हमारी जो बहुत ऊंची चोटियां हैं, 3 किलोमीटर से ऊंची जितनी भी चोटियां हैं, उन सारी चोटियों पर बर्फ की वर्षा होती है और उनके ऊपर बर्फ जम जाती है, ठीक है ना, हिमपात होता है। यही कारण है कि लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, इसमें क्या होता है, हिमपात होता है। और इसी कारण जो अमेरिका या यूरोप के देश हैं इनमें बर्फ की वर्षा होती है, क्योंकि ये लोग बहुत समुद्र तल से बहुत ऊंचाई पर देश हैं और ये लोग अक्षांश के आधार पर वर्षा भी होती है, हिम वर्षा होती है। जैसे जो विषुवतरेखी प्रदेश हैं, जो देश हैं, यहाँ पर क्या होता है, सूर्य लंबवत पड़ता है और उधर पर क्या होता है, सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाती, जिसके कारण वहाँ पर हिम की वर्षा होती है, अर्थात वहाँ पर तापमान कम हो जाता है। तो अब आप लोगों ने ये देखा कि मध्यमंडल, तापमंडल और आयन मंडल। इस मध्यमंडल के बाद कौन सा मंडल पाया जाता है, तापमंडल। ये कहाँ से कहाँ तक होता है, 80 से 480 किलोमीटर तक पाया जाता है, 80 से 480 किलोमीटर तक पाया जाता है। चलिए इसको साफ करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब ये तापमान, सूर्य से ऊष्मा आती है, ये तो हम लोगों ने देख लिया। अब किस अनुपात में आती है और कैसे कैसे आती है, सूर्य से आने वाली ऊष्मा किस अनुपात में आती है और कैसे कैसे आती है। देखिए, पृथ्वी द्वारा अवशोषित जो सौर विकिरण होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सौर ऊष्मांक कहते हैं। सूर्य से आने वाली ऊष्मा का एक अंग, जिसको हम लोग इकाई बोलते हैं, सूर्य से आने वाली ऊष्मा। अब सूर्य से आने वाली ऊष्मा को हम लोग विभिन्न प्रकार से एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे ग्रहण करते हैं। कैसे कैसे करते हैं, एक तो परावर्तन करते हैं सौर ऊष्मा का, दूसरा अवशोषित करते हैं सौर ऊष्मा को। कैसे करते हैं, देखिए, सूर्य से आने वाली जो ऊष्मा है उसका हम लोग परावर्तन करते हैं, अवशोषण करते हैं, ठीक है ना। अब परावर्तन क्या कहलाता है, जो परावर्तन को ही हम लोग बोलते हैं एल्बिडो। क्या बोलते हैं, एल्बिडो। सबसे अधिक एल्बिडो किसका होता है, बादलों का। किसका होता है, बादलों का। इसका कितना होता है, 40 से लेकर 90% तक, 90% तक एल्बिडो किसका होता है, बादलों का। बादलों के बाद जो नंबर 2 पे एल्बिडो होता है वो किसका होता है, बर्फ का।
किसका होता है? बर्फ या हिम का एल्बिडो होता है। सबसे अधिक एल्बिडो किसका होता है? बादलों का। इसको ध्यान रखना। एल्बिडो क्या होता है? जो सूर्य से आने वाली ऊष्मा है उसको परिवर्तित करने की दर, अर्थात सूर्य से आने वाली ऊष्मा को परिवर्तित कर देने की दर, वापस भेज देने की दर, उसको क्या बोलते हैं? एल्बिडो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्बिडो बोलते हैं। पृथ्वी का जो सौर ऊष्मांक है, पृथ्वी का सौर ऊष्मांक जो है, पृथ्वी का सौर ऊष्मांक 1.968 कैलोरी, 1.968 कैलोरी, 1.968 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर, प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। पृथ्वी का जो सौर ऊष्मांक है, पृथ्वी का सौर ऊष्मांक 1.968 कैलोरी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। अब एक कैलोरी ऊष्मा क्या होती है? एक कैलोरी ऊष्मा क्या होती है? ये 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 ग्राम जल को 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने की ऊष्मा कहलाती है। 1 ग्राम जल को 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने की ऊष्मा जो होती है वो 1 कैलोरी कहलाती है। क्या कहलाती है? 1 कैलोरी कहलाती है। अब आप लोगों ने समझा कि परावर्तन क्या होता है। पृथ्वी के धरातल एवं वायुमंडल से बहुत सी ऊष्मा परावर्तन के कारण कमजोर पड़ जाती है। जैसे सूर्य, ये हमारा सूर्य है। अब आप लोग इसको आसान भाषा में समझ सकते हैं। ये हमारा सूर्य है, ठीक है ना। इससे जो ऊष्मा आएगी ये हमारे वायुमंडल में आएगी। तो वायुमंडल में क्या है? गैसें पाई जाती हैं, बर्फ भी पाई जाती है, जो हिमालय या पर्वत चोटियों पर पाई जाती है। तो क्या होता है? इससे जो ऊष्मा आती है, इससे जो वापस चली जाती है ऊष्मा, वो कितनी होती है? 40 से 90%। इसके बाद कुछ ऊष्मा बर्फ से परिवर्तित हो जाती है। इससे क्या होती है? हमारी कुछ ऊष्मा वापस चली जाती है और इससे हम लोगों को जीवन जीने में आसानी होती है, ताकि हम लोगों को तापमान बहुत अधिक ना हो। इसके बाद होती है दूसरी प्रक्रिया, अवशोषण की प्रक्रिया। इस प्रक्रिया के द्वारा सौर प्रकाश क्या होता है? ऊष्मा में बदल जाता है। अवशोषण की प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है? सौर प्रकाश ऊष्मा में बदल जाता है। जैसे हमारे घर की दीवारें होती हैं, जब धूप निकलती है तो हमारे घर की दीवारें गर्म हो जाती हैं, और जब धूप खत्म हो जाती है तो वो दीवारें उस धूप को ऊष्मा में परिवर्तित करके, अर्थात गर्म हवा के रूप में ऊष्मा के रूप में परिवर्तित करके बाहर निकालती हैं। तो इसको क्या कहते हैं? अवशोषण। अवशोषण किया दीवारों ने पहले सौर प्रकाश का, उसके बाद क्या किया? उस ऊष्मा को बाहर निकाला। तो उस ऊष्मा बनाने की प्रक्रिया ये क्या कहलाती है? अवशोषण कहलाती है। क्या कहलाती है? अवशोषण कहलाती है। इसके बाद आता है छितराना। छितराना एक इस प्रक्रिया के द्वारा भी हम लोग प्रकाश ऊष्मा का संश्लेषण करते हैं। कैसे करते हैं? प्रकाश ऊष्मा को प्रयोग करते हैं। इसके द्वारा क्या होता है? जो हमारे वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसों के कण पाए जाते हैं, इसमें से टकराकर जो प्रकाश होता है वो इधर उधर फैल जाता है। तो इससे ऊष्मा डायरेक्ट हमारे पृथ्वी पर नहीं आ पाती, जिससे हम लोगों को आसानी होती है जीवन जीने में, अर्थात हम लोगों को रहने में तापमान एकदम से अधिक नहीं होता है। और अगर डायरेक्ट सूर्य से प्रकाश आ जाए हमारी पृथ्वी पर तो हम लोग जल के मर जाएंगे। तो इन चीज़ों के द्वारा हम लोगों को जो सौर प्रकाश होता है उससे बचने में आसानी होती है, और उसी मात्रा में ऊष्मा मिल पाती है जिस मात्रा में हमारे बॉडी को चाहिए। ठीक है।